हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल विकास ट्यूटोरियल पे। मैं मनीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो भाई आप लोग पीछे देख रहे हो कि क्लास नाइन्थ यानी क्लास नाइन्थ के मैथ के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो क्लास नाइन्थ में आपका एक बार और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे अब देखो डेली आपकी क्लास नाइन्थ की भी चलने वाली है। तो इसमें से क्या आता है कि अब हाँ, अब देखो इसका पीडीएफ और कहाँ-कहाँ मिल सकता है आपको, कहाँ-कहाँ से आपको सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो हाँ, सबसे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से अपने चैनल को विकास ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, कहीं से नोटिफिकेशन आपका जाता रहेगा। तो साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल यानी विकास ट्यूटोरियल टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ हमारे पास ऐप है, वहाँ से आप लोग इसको इंस्टॉल करके विकास ट्यूटोरियल ऐप से है, तो वहाँ से आप लोग इसको इंस्टॉल करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो हाँ भाई, अब चलते हैं अपनी क्लास नाइन्थ की। हमारा पहला चैप्टर आता है ना, पहला ही चैप्टर आपका है। तो देखो उसमें क्या क्या बातें आती हैं, यानी आपके पास संख्याओं के बारे में पहले चैप्टर में बात हुई है। तो सबसे पहले आप लोगों को संख्याएं जानना होगा, संख्याएं क्या क्या होती हैं आपके रियल नंबर में, यानी रियल जीवन में क्या क्या है संख्याएं उपयोग की जाती हैं, वे संख्याएं क्या क्या कहलाती हैं। तो उन्हीं संख्याओं के बारे में चर्चा किया गया है। तो एक बार फिर हम थोड़ा सा सेल जान लेते हैं, यानी चैप्टर 1 में सेल क्या है। यानी जब आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ोगे, यानी चैप्टर 1 लेसन 1 में आपका, इसमें आपको संख्याएं के बारे में पढ़ना है, संख्याएं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले आपकी बात आती है, यहाँ पे देखोगे आप लोग टॉपिक तो कई प्रकार से हैं, लेकिन हम बारी बारी सबको चर्चा करते हुए चलेंगे। तो देखो सबसे पहले टॉपिक आपकी निकल के आती है कि आपके पास यानी संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं। यानी जब भी आप अपने जीवन में किसी भी वस्तु को गिनने में या किसी भी वस्तु को खरीदने में या किसी वस्तु की जब शुरुआत करते हो, तो वहाँ से जिस नंबर की हम बात करते हैं, किस नंबर की बात करते हैं। तो देखो प्रकृति में आप किसी भी चीज़ को जब अंकन करना शुरू करते हो, तो कोई भी प्रकृति में कोई जो चीज़ होती है वह जीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू होती है। तो हमारे पास कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको 1 से शुरू करते हो गिनना, अगर आपके पास कोई संख्या रेखा है, क्या है एक संख्या रेखा मान लेते हैं। थोड़ा सा आ जाओ भाई, बात करते हैं हम इस पे। हाँ, जब आपके पास कोई संख्या रेखा होगी, क्या होगी संख्या रेखा। तो संख्या रेखा बनती कैसे है, आप लोग जानते होंगे कि एक कोई रेखा रही होगी, एक रेखा इस तरह से रही होगी, तो जिसमें आप लोग बीच में देखते हो शून्य दिखता है, और इसके बाद यहाँ पे 1 दिखता है, यहाँ पे 2 दिखता है, यहाँ पे 3 दिखता है, और डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती है बात। ठीक, इसी में अगली कड़ी में आता है, जब आप जीरो से इस साइड जाते हो तो आपको संख्याएं धनात्मक मिलने लगती हैं, लेकिन जब जीरो के इस साइड आते हो तो वह संख्याएं सभी क्या होती हैं, ऋणात्मक। जितने आप लोग धनात्मक लेते हो उतने आपको ऋणात्मक मिलती रहती। ठीक, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। अच्छा, अब इन्हीं संख्या रेखाओं के बारे में बात करनी होगी। तो देखो भाई, जब हमारे पास कोई भी नंबर, जब किसी भी संख्या को हम प्रारंभ में पढ़ना शुरू करते हैं, तो वह निकल के आती है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो देखो प्राकृतिक संख्या होती क्या है। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जब हम किसी वस्तु को गिनना प्रारंभ करते हैं, जब हम किसी वस्तु को गिनना प्रारंभ करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। यानी जब कोई वस्तु हमारे सामने आई होगी तो उसको हम 1 दर्जा देते हैं, नंबर 1 का दर्जा देते हैं। तो उसी नंबर 1 से जो भी संख्याएं शुरू होती हैं अनंत तक जाती हैं। नंबर 1 से जो भी संख्याएं शुरू होती हैं अनंत तक जाती हैं, उन सभी संख्याओं का जो ग्रुप होता है, क्या होता है, उन सभी संख्याओं का जो ग्रुप होता है वह आपकी कहलाने लगती है प्राकृतिक संख्या। क्या कहलाने लगती है, प्राकृतिक संख्या। तो देखो हमारे लेसन फर्स्ट में पहला ही टॉपिक आती है आपकी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या,
देखो प्राकृतिक संख्या, आप लोग संख्या रेखा देख रहे हो, क्लास 9th का चैप्टर चल रहा है, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको पहला नंबर देखना है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को परिभाषित करना चाहोगे तो आप लोग लिख सकते हो, यहाँ से अपने अपने शब्दों में, अपनी भाषाओं में बना सकते हो परिभाषा। देखो यहाँ से आप बता सकते हो, जब हम किसी वस्तु को गिनना प्रारंभ करते हैं, जब किसी वस्तु को हम गिनना प्रारंभ करते हैं तो गिनने में जो अंक का प्रयोग होता है वही आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाने लगती है। देखो कोई भी चीज़ आप लोग जब गिनोगे तो जब गिनने के बाद बात आती है तो वहाँ से मैक्सिमम मिनिमम नंबर आपका 1 से शुरू होता है। यानी कोई भी संख्या अगर आपकी शुरू करना होता है तो आप 1 से शुरू करते हो ना। तो उन्होंने बताया कि क्या होता है हमारे पास प्राकृतिक नंबर का जब आप ग्रुप लेते हो तो प्राकृतिक संख्या के ग्रुप क्या क्या दिखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या यानी 1 से शुरू होती है, क्या होती है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। बात समझे, संख्याओं का ऐसा ग्रुप जब हमारा नंबर 1 से शुरू होता है अनंत तक जाता है तो वह संख्याओं का ग्रुप जो होता है वह प्राकृतिक संख्या कहलाने लगता है। बात समझ में आई। अच्छा, तो इसी बात को अब अगर हम संख्या रेखा पर दर्शाना चाहेंगे, क्या करेंगे, संख्या रेखा पर अगर दर्शाना चाहेंगे तो यहाँ से आप बताओगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो संख्याएं होंगी, यानी 0 के बाद वाली या और 1 से, यानी यहाँ से यहाँ तक की, 1 से बाद और एक से लोगे ना इसको, यानी यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ आपका 1 नंबर है। तो 1 से इतनी वाली जो संख्याओं का ग्रुप मिलता है यह आपका कहलाता है प्राकृतिक संख्या। क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या। अच्छा, प्राकृतिक संख्या समझ में आई, यानी संख्याओं का ऐसा ग्रुप जब हम किसी वस्तु को गिनना जहाँ से प्रारंभ करते हैं, यानी आपके पास मान लेते हैं कि यही हमारे पास पेन है, तो आप जब पेन है तो एक पेन की शुरुआत होती है, तो यानी कोई वस्तु अगर अपने आप में है तो वह स्वयं 1 से शुरू होती है। तो जब 1 से शुरू होती है तो वही हमारा जो संख्याओं का 1 से अंक गिनना शुरू करते हो 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो ऐसी संख्याओं का जो ग्रुप मिलता है वो आपकी मिलती है प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत। ठीक। अच्छा, इसी कड़ी में आता है आपका अगला नंबर जिसे आप बोलते हो पूर्ण संख्या। क्या बोलते हो, पूर्ण संख्या। अच्छा, तब हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि अभी भी संख्याओं का जो ग्रुप मिला है वह कंप्लीटली नहीं पूरा नहीं हुआ है। जब कंप्लीटली पूरा नहीं हुआ है तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है कि हमारे पास अगला नंबर आ जाता है, वहीं से अगला नंबर आ जाता है आपकी पूर्ण संख्या। कौन संख्या, पूर्ण संख्या, जिसे आप बोलते हो होल नंबर, यानी W से डिनोट करते हो। अच्छा, होल नंबर यानी अब क्या होते हैं, तो देखो इसको परिभाषा बनाने के लिए हमें प्राकृतिक संख्याओं को जानना जरूरी होगा। तो जब होल नंबर की बात आती है तो होल नंबर हमारा कहता है कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ या प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं, क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को प्राकृतिक संख्याओं के ग्रुप में, प्राकृतिक संख्याओं के ग्रुप में यदि हम 0 को भी ऐड कर लेते हैं या शामिल कर लेते हैं या मिला लेते हैं, वहाँ से जो आपको ग्रुप तैयार होता है, यहाँ से आपको जो यह ग्रुप अब मिलेगा 0 से लेके 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो वह संख्याएं आपकी कहलाने लगती हैं पूर्ण संख्या। क्या कहलाने लगती हैं, पूर्ण संख्या, जिसे आप कहते हो होल नंबर। बोलो भाई, पूर्ण संख्या। बात समझ में आई। यानी हमने अभी तक कहा क्या कि अगर आपको पूर्ण संख्या ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले आपको प्राकृतिक संख्या जानना होगा। जब प्राकृतिक संख्या ज्ञात हो जाएगी तो वहां से जब पूर्ण संख्या की परिभाषा बनेगी कि संख्याओं का ऐसा ग्रुप, संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा ग्रुप जिसमें हम प्राकृतिक संख्या के साथ साथ 0 को भी शामिल कर लेते हैं। किसको, प्राकृतिक संख्या के साथ साथ हम 0 को भी अगर शामिल कर लेते हैं तो यहाँ से जो संख्याओं का ग्रुप मिलता है वह क्या कहने लगता है, आपका पूर्ण संख्या बनने लगती है। बात समझे। तो यानी अब यहाँ से जब आपको संकेतित करना होगा कि पूर्ण संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, तो पूर्ण संख्याएं अब आपकी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक होगा। ठीक। अच्छा, इसी में अगली बात आती है, अगली बात क्या होती है अब प्राकृतिक संख्या आप लोगों ने जाना,
फिर पूर्ण संख्या जाना आप लोगों ने। जब पूर्ण संख्या जान लिया तो फिर अगले आपके सिलेबस में अगली टॉपिक निकल के आती है कि अब इंटीजर यानी पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक को जानने से पहले आपको थोड़ा सा पूर्णांक को जानो भाई, क्या होता है पूर्णांक। पूर्णांक को जब जानोगे तो क्या प्राप्त चलता है कि पूर्णांक क्या होते हैं। हाँ, पूर्णांक क्या होते हैं। तो जब पूर्णांक की बात आती है तो इसे आप इंटीजर बोलते हो, यानी आई से डिनोट करोगे। देखो भाई पूर्णांक अब देखो पूर्णांक को जानने से पहले अब देखो जितने आप लोगों ने प्राकृतिक संख्याएं लिया, जितनी भी आप लोगों ने प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से लिया, एक से शुरू लिया। तो अब हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि अब आपके पास 0 से 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक मिल गया तो ये हमारी संख्याएं पूर्ण हो गई, यानी सब शामिल हो गई। लेकिन फिर अगले वैज्ञानिकों ने आया तो उन्होंने कहा नहीं, जितने आप लोगों ने प्लस वाली संख्याएं लिया है उतने आपके पास माइनस वाली भी संख्याएं हो सकती हैं। क्या आपने जितना प्लस वाली संख्या लिया है उतनी आपके पास माइनस वाली संख्याएं भी हो सकती हैं। तो इन्हीं माइनस वाली और प्लस वाली को मिलाने के बाद ना आपके पास, हमने कहा ना कि प्राकृतिक संख्याएं को लेते हो तो आप हमेशा धनात्मक संख्या लेते हो। लेकिन जब बात आती है कि आपके पास, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर आपके पास जितनी धनात्मक संख्याएं हैं उतनी आपके पास ऋणात्मक भी संख्याएं होंगी। तो इतनी ऋणात्मक और उतने धनात्मक संख्याओं को जब आप कॉम्बिनेशन करते हो, यानी एक संख्या रेखा पर इस तरह से दर्शा देते हो कि वहाँ पे धनात्मक संख्याएं भी दिख जाएं और ऋणात्मक संख्याएं भी दिख जाएं, उनके साथ साथ बीच में आपको जो शून्य दिखता है वह भी दिख जाए। ठीक, तो अब देखो आपने यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है कि अगर हम प्राकृतिक संख्या के साथ साथ पूर्ण संख्या को भी शामिल कर लें, क्या कर लें, प्राकृतिक संख्या के साथ साथ पूर्ण संख्या को भी शामिल कर लें। पूर्ण संख्या को शामिल करने के बाद जितने आप लोगों ने धनात्मक संख्याएं लिया है उतने आपके पास ऋणात्मक भी संख्याएं उपलब्ध हैं। अगर इन सबका आप ग्रुप ले लेते हो तो वहां से जो नंबर मिलता है आपको पूर्णांक मिल जाता है। बात समझे। तो यहाँ से अगर आपको डिफाइन करना होगा पूर्णांक को, तो पूर्णांक को बताओगे कि जितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं, यहाँ से अगर परिभाषा बताना चाहोगे तो लिखोगे क्या पूर्णांक वह संख्या है जिसमें धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, ऐसा ग्रुप आपका कहलाने लगता है पूर्णांक। तो हम शामिल कर लेते हैं भाई, मान लेते हैं आपका बीच में शून्य हुआ, क्या हुआ, बीच में आपका शून्य हो गया। तो बीच के शून्य होने के नाते उस साइड आपको क्या मिलेंगी, संख्याएं पॉजिटिव नंबर मिलेंगी। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, डॉट 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 इनफाइनाइट तक हुआ। ठीक, अच्छा, जब इतनी बातें कंप्लीट हुई तो उन्होंने कहा कि यह तो हमारा पूर्ण संख्याओं का ग्रुप मिलता है। लेकिन उन्होंने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा, जितनी आप लोगों ने धनात्मक संख्याएं लिया है उतने आपके पास ऋणात्मक भी संख्याएं उपलब्ध होंगी। जितनी आपने धनात्मक लिया उतने आपके पास ऋणात्मक भी संख्याएं उपलब्ध होंगी। तो लगा दो भाई, यहाँ पे धनात्मक थी तो यहाँ पे आपके पास ऋणात्मक संख्याएं भी होंगी। माइनस इनफाइनाइट। ठीक, अब देखो जो यह संख्याओं का ग्रुप बनता है, क्या बनता है यहाँ पे, जो यह संख्याओं का ग्रुप बनता है वह आपका कहलाने लगता है धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे जब आप संख्या रेखा पर देखोगे तो संख्या रेखा को थोड़ा सा हम अच्छा से बनाते हैं। यहाँ पे आ जाओ भाई, संख्या रेखा को थोड़ा सही से बना देते हैं हम। अब थोड़ा समझना एक बार फिर आप लोग इन तीनों संख्याओं के बारे में। क्या था हमारे पास, एक कोई संख्या रेखा थी, संख्या रेखा थी तो बीच में आपका होता है शून्य। जब बीच में आपका शून्य होता है, यहाँ पे शून्य हुआ, तो शून्य होने के नाते अब क्या करो, धनात्मक संख्याएं यहाँ पे मिल जाती हैं। 1 2 3, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, डॉट 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 इनफाइनाइट तक हुआ। ठीक, अच्छा, अगली कंडीशन आती है कि आपके पास ऋणात्मक संख्याएं, जितने आप लोगों ने धनात्मक लिया उतने आपके पास ऋणात्मक भी होंगी, यानी -1 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट होगा। ठीक, अब आपके पास एक संख्या रेखा दिख रही है। अब देखो जो ब्लैक वाली संख्याएं दिख रही हैं, क्या कह रही हैं, जो ब्लैक वाली संख्याएं दिख रही हैं इनके दो नाम हो सकते हैं।
जो ब्लैक वाली संख्याएं दिख रही हैं इनको आप बोल सकते हो धनात्मक पूर्णांक। तो ब्लैक से लिख लो भाई, यानी इनको आप बोल सकते हो क्या, धनात्मक पूर्णांक। यहां से यहां तक आपके पास धनात्मक पूर्णांक। या इसी को बोल सकते हो आप प्राकृतिक संख्या। क्या बोल सकते हो, प्राकृतिक संख्या। बात क्लियर हुई। तो हमने देखा कि जब आपके पास धनात्मक पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याओं का ग्रुप निकल के आता है तो यहाँ से आप लोग बताते हो कि यह 1 2 3 4 यानी जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती है उसे धनात्मक पूर्णांक तो कहोगे, लेकिन उसे को बोल सकते हो आप प्राकृतिक संख्या। फिर आप लोगों ने देखा कि हमारे पास अगर हम जीरो को भी शामिल करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से यहाँ तक जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो यह आपकी बन जाती है पूर्ण संख्या। क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। ठीक। अच्छा, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यह आपकी पूर्ण संख्याओं का ग्रुप बन जाता है। अब देखो हमारे वैज्ञानिकों ने कहा अब तो हमारी संख्याएं सभी पूर्ण हो गई, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, अभी भी हमारे पास जितने आप लोगों ने प्लस वाली संख्याएं लिया है उतने ही आपके पास माइनस वाली भी संख्याएं होंगी। तो जब उतने आपके पास माइनस वाली संख्याएं होंगी तो उन्हीं संख्याओं को आपको क्या करना होगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की बात क्या बनती है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास निकल जाता है आपके पास क्या, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या पूर्णांक, जिसे आप बोलते हो ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हो, ऋणात्मक पूर्णांक। बात समझ में आ रही भाई। इसी को हम बोलते हैं, यानी जितने भी माइनस वाली संख्याएं होती हैं वह आपकी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। अच्छा, अब देखो वैज्ञानिकों ने कहा कि अब देखो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के साथ साथ अगर हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो यह जो आपको ग्रुप पूरा तैयार होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, अब यह संख्याएं आपकी क्या कहने लगती हैं, इन्हीं को आप बोलते हो पूर्णांक। क्या बोलते हो, पूर्णांक, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हो इंटीजर। बात समझे, यानी यह तीनों परिभाषाएं समझ में आई। तो आशा करता हूं कि यह आपके पास क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब देखो अगली टॉपिक निकल के आती है कि अब तो संख्याएं हो गई, संख्याओं के बाद अगला नंबर आता है आपका परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। तो देखो अगली टॉपिक आती है, यानी टॉपिक नंबर 4, यानी यहाँ पे टॉपिक आपकी क्या क्या थी, इसको मान लेते हैं 1 है, इसको 2 है, यह 3 है, तो वह आपका आता है 4। चौथी टॉपिक में आप लोगों ने देखोगे कि आपके पास परिमेय संख्याओं का एक नियम नाम आता है, किसका आता है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या को, जिसे आप परिमेय संख्या, हाँ थोड़ा ध्यान देना आप लोग, परिमेय संख्याओं क्या कहोगे कि आप इसे जब परिभाषित करना चाहोगे तो परिमेय संख्या जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो। क्या करते हो, वह संख्याओं का ऐसा ग्रुप, वह संख्याएं जो हमारे पास वास्तव में उपस्थित हैं, लेकिन वहाँ से क्या मिलता है, आपके पास कोई भी संख्या जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो। यानी दो संख्याओं का ऐसा ग्रुप जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी यहाँ से बात आती है आपके पास संख्याओं का ऐसा ग्रुप, दो संख्याओं का ऐसा ग्रुप जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब p/q के रूप में लिख सकते हो तो यहाँ से एक आपके पास कंडीशन आ जाती है। यहाँ से कंडीशन क्या आती है कि हाँ, यहाँ से एक कंडीशन आती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या कंडीशन निकलती है, अब देखो p/q यानी p और q एक कोई आपके पास संख्या रही होगी, या तो वह धनात्मक ही क्यों नहीं रही होगी, यानी p/q बिलोंग टू इंटीजर। यहाँ से आप लोग लिख सकते हो p, q बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी i से डिनोट करोगे। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है कि जो हमारा p और q होगा वह एक इंटीजर होगा। इंटीजर में वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और
जीरो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ से एक और कंडीशन निकल के आती है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, तो यहाँ से अगर आपके पास कोई भी संख्या अगर हमारे पास उपस्थित है, मान लेते हैं हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक है 3। ठीक, धनात्मक पूर्णांक के बाद अगला कोई ऋणात्मक पूर्णांक हो गया -3। फिर अगला एक आता है आपके पास 0, यानी तीनों इंटीजर का तीनों ग्रुप मिल गया। एक आपके पास धनात्मक मिला, एक आपके पास ऋणात्मक मिला, फिर आपके पास 0 मिल गया। ठीक, तो हम परिभाषा के अनुसार जब चलेंगे, क्या करेंगे, परिभाषा के अनुसार चलेंगे तो परिभाषा में कहता क्या है कि संख्याओं का ऐसा ग्रुप जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारा q होता है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब q हमारा 0 के, केवल q की बात हो रही है, p की तो बात हो रही नहीं है, तो p को आप 0 मान सकते हो। ठीक, तो देखो आपके पास p बाई क्यू रूप मिला, तो यहाँ से जो q बराबर होता है 0, जो q बराबर 0 होता है, तो यहाँ से बात कंडीशन यहाँ पे लागू होती है। अब देखो अगर इनके बटे दुनिया में कोई भी नंबर हो जिनके बटे कुछ ना होता है, उनके बटे 1 होता है, तो जब 1 लगा दोगे यहाँ पे, तो जब 1 लगाओगे भाई, तो यह जो आपको ग्रुप मिलेगा वह इस दोनों नियम को फॉलो करेगा। यानी यह दोनों नियम यह कहते हैं कि Q जो हमारा होता है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब Q हमारा 0 के बराबर नहीं होगा और PQ एक इंटीजर होंगे, तो यहाँ से दोनों क्या हुआ, दोनों नियम आपको फॉलो कर लिया। तो जब दोनों नियम फॉलो कर लिया, तो यहाँ से पता चला कि दी गई संख्याएं हमारी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। क्या होंगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक, अच्छा, आप लोगों ने परिमेय संख्या देखा। अगली कंडीशन आती है आपके पास, बात क्लियर हुई, यानी परिमेय संख्याओं का ऐसा ग्रुप जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यह कंडीशन फॉलो करना चाहिए उसको। फिर अगला कंडीशन आता है p और q क्या होंगे, बिलोंग्स टू इंटीजर होंगे, यानी जो q और p और q होंगे वह हमेशा एक इंटीजर होंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको परिमेय संख्याएं समझ में आई होंगी। इससे पीछे वाली बातें, कोई समस्या इन बातों में, समझ में आ गई बात? तो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है आपके पास अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो देखो भाई अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसको भी थोड़ा जान लो। यानी आपका 5वीं टॉपिक आती है अपरिमेय संख्या। देखो अब यहाँ से क्या होगा कि संख्याओं का ऐसा ग्रुप जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते ना, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो जब नहीं लिख सकते हो तो वहाँ से आपके पास क्या क्या कंडीशन बनेंगी, वहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को चलना होगा। तो देखो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी जो भिन्न होगी हमारी, भिन्न इज नॉट इक्वल टू p बाई क्यू। ठीक, तो देखो यहाँ से आप लोग बता सकते हो कि जो हमारे पास भिन्न अगर कोई रही होगी उसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो जब नहीं लिख सकते हैं तो वह आपका कहलाने लगता है अपरिमेय संख्या। तो देखो अपरिमेय संख्या आप लोग फाइंड कैसे करोगे, कैसे कैसे जानोगे कि आपकी परिमेय संख्या है, थोड़ा सा हम उस पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने वाली बात यह आती है कि आपके पास थोड़ा सा उसके दशमलव पे जाना होगा। यानी अब आप लोग जानोगे कि किसी भी संख्या अगर भिन्न में है तो उसका कुछ, जब उसको सरल करोगे तो वह कुछ दशमलव पॉइंट में भी आता है। तो देखो दशमलव के कई प्रकार होते हैं। दशमलव को कोई भी दशमलव होगा, जब उसको आप भिन्न में बदलना चाहोगे तो वह आसानी से बदल सकता है, लेकिन कुछ ऐसे दशमलव भी होते हैं जिसको आप आसानी से भिन्न में नहीं परिवर्तित कर सकते। तो जब नहीं परिवर्तित कर सकते हो तो वही आपका जो रहता है, यानी वही जो आपके पास जो ग्रुप बनता है वही आपका कहलाने लगता है संख्याओं का अपरिमेय संख्या। ठीक, तो हमने बताया क्या कि आपके पास जो भी नंबर होंगे, यानी अगर आप भाग दोगे, यानी आपके पास मान लेते हैं यह संख्या है, जब यह संख्या है तो अगर आप इससे आप डिवाइड करना चाहोगे, क्या करोगे, जब इससे आप भाग देना चाहोगे तो कुछ संख्याओं बाद यह आपकी भाग कट गई होगी। ठीक, तो यह जो दशमलव का प्रकार होता है यह किस प्रकार के अंतर्गत आता है। फिर ऐसी एक भाग आई होगी, हाँ थोड़ा सा आप लोग दशमलव के बारे में जानोगे तो हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे क्या,
थोड़ा सा आप लोग इसके एग्जाम्पल देख लो। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल में क्या होता है कि जब भी आपके पास अभाज्य संख्याएं, जानते हो ना अभाज्य संख्याएं, यानी अभाज्य संख्याएं क्या होता है कि जिसके केवल 2 फैक्टर हो, जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर हों, ऐसी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखो अभाज्य संख्याओं को अगर हम करड़ी में दिखाई दे दी गई, अगर आपके पास अभाज्य संख्याएं हैं वह आपको अगर करड़ी में दिख गई, तो वहाँ से जो वह संख्याओं का निरूपण होता है, यानी जो आपके पास √2 होता है, यह आपके पास क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 है, 3 है, फिर 7 है, फिर 11 है। यह आपके पास जो भी नंबर इस तरह से देखने को मिलेगा, यह आपको कहलाने लगता है अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। कहाँ से कि जब आप लोग देखोगे, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास जो पाई होती है और जो 22/7 होता है, क्या होता है, पाई होती है और उसका मान 22/7 होता है। तो यहाँ से देखो हम केवल मानते हैं कि यहाँ से जो पाई की बात आती है और इसी पाई का मान होता है 22/7 होता है, लेकिन यहीं पे एक और मान होता है 3.14। लिखो, अब यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्ट निकलता है कि पाई का मान आप लोग अगर 22/7 लेते हो, क्या लेते हो, आप केवल मानने के लिए है कि 22/7 अगर हम कोई भी सवाल हल कर रहे हैं, जैसे आपका आता है ना मेंसुरेशन में आपको पाई का मान पता रखने के लिए, तो वहाँ से आप लोग एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होती है, लेकिन हम मानते हैं कि इतना इसका मान हो सकता है 22/7। तो जब 22/7 होता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ, यहाँ पे देखो, अब देखो जो पाई होती है वह आपकी होती है अपरिमेय संख्या, लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7, क्या होता है 22/7, वह आपकी होती है परिमेय संख्या। अब देखो पाई का यह भी मान होता है 3.14 डॉट 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 इनफाइनाइट, लेकिन कुछ जगह पे यह भी मान रखा जाता है आपको केवल सांत्वना देने के लिए कितना मान हो सकता है इसका। तो जब इतना मान हो सकता है तो यहाँ से यह जो मान होता है यही आपका दशमलव का एक प्रकार के अंतर्गत आता है ना। तो दशमलव का ऐसा जो प्रकार देखने को मिलता है 5, 2, 5, 7, 8, 6, 4, 3, 2, 5, 7, 6, 3, 5, 9, 8, 7, यानी ऐसे अंक आपको बढ़ते जाएंगे। जब इस तरह से अंक बढ़ते जाएंगे तो एक समय ऐसा भी नहीं आया होगा, एक समय नहीं ऐसा आएगा कि वह कहीं पे जाके रुकेगा, वह ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा। कई वैज्ञानिकों ने इसको करोड़ों अंकों तक इसको खोजा है, लेकिन अभी भी इसका मान नहीं प्राप्त हुआ पूरी तरह से। ठीक, तो क्या होता है कि बस हम थोड़ा सा जानते हैं कि थोड़ा सा इसके करीब दिख रहा है, 3.14 के अंतर्गत आ रहा है, तो बस हम इसी को मान लेते हैं कि यही आपकी मान हो सकता है, लेकिन इसका मान तो नहीं हो सकता है। अब देखो एक मान आता है 22/7, तो जब 22/7 मान होता है तो यह क्या होता है, थोड़ा इस रूप का पालन करता है, किसका, परिमेय संख्या के नियम का। तो परिमेय संख्या का नियम क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वहाँ से आप लोग बता सकते हो यह आपकी एक बनती है परिमेय संख्या। क्या बनती है, परिमेय संख्या, लेकिन जो पाई होती है वह आपकी होती है अपरिमेय संख्या। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है बहुविकल्पों में। ठीक, तो देखो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा, अब इन संख्याओं को आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो यहाँ से हम एक फिगर बनाएंगे, फिगर क्या बनेगा आपका, थोड़ा सा चलेंगे हम अगले 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 पेज पे। देखो यहाँ से अब आप लोगों ने यह देखा कि अगर आपके पास कोई संख्या है, यहाँ पे आपके पास एक संख्या है, संख्या में यह आपका वृत्त कोई है, तो वृत्त में अगर आप ले लेते हो क्या, पहला नंबर आपका मिलता है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या आपकी कहाँ शुरू होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक इसी प्रकार से अगर हम, ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम परिभाषा के अंतर्गत चलते हैं, तो यहाँ से अगर हम एक 0 को केवल ऐड करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम केवल 0 को ऐड करते हैं, अगर हम केवल 0 को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है आपके पास, देखो भाई,
अब आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे आपने क्या क्या किया है कि हमने जब एक छोटा वृत्त लिया, यानी नीला वाला, जब नीला वाला वृत्त आप लोगों ने लिया तो यहाँ से देखा कि यह आपका वृत्त क्या कहने लगा, केवल परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या। जब इसी में अगर हम जीरो को ऐड कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब देखना भाई ध्यान से, जब इसी में हम जीरो को ऐड कर दे रहे हैं तो एक और वृत्त का निर्माण हो रहा है, यानी बड़ा वाला रेड वाला वृत्त। जब रेड वाला वृत्त बन रहा है तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। यानी यह रूप बना उसका। तो देखो भाई, जब यह रूप बना तो हम क्या कहेंगे कि अगर अब इसमें आप जीरो को शामिल कर दे रहे हो, क्या कर रहे हो, जीरो को अगर इसमें शामिल कर दे रहे हो तो आपके पास पूर्ण संख्याएं मिल जाती हैं। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता है। ठीक, तो अगला अब बात आती है कि अब देखो आपके पास क्या क्या मैटर बनता है। अब आपके पास अगला नंबर आता है, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब इसी में आता है आपका पूर्णांक। क्या आता है, पूर्णांक आता है। तो पूर्णांक आने के लिए इसको थोड़ा सा हम अगला नंबर लेते हैं, अगला वृत्त बनाते हैं। तो देखो अब वाले इस वाले वृत्त में अगर आपने जितनी भी संख्याएं प्लस लिया है उतनी संख्याएं आपको माइनस में मिल जाती हैं। यहाँ पे आपका 0 होता है, यहाँ से 1 होता है, यहाँ 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डॉट डॉट इनफाइनाइट होता है। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो अब यह जो बड़ा वाला वृत्त बनेगा, यह जो आपको कहलाने लगता है क्या, पूर्णांक कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है, पूर्णांक कहलाने लगता है। ठीक। अच्छा, जब पूर्णांक कहलाने लगता है तो एक और कंडीशन निकल के आती है। हाँ, अब क्या करोगे आप लोग, जब एक और वृत्त बनाओगे तो वहां से देखो क्या बात निकल के आती है। हाँ, एक और वृत्त बनाओ भाई। एक और वृत्त जब बनाओगे तो क्या क्या बात वहां से आएगी। अब लोग देखो यह बड़े वाले वृत्त में, तो बड़े वाले वृत्त में क्या आता है, अब यहाँ से आपको परिमेय संख्या देखने लगेंगी। क्या लगेंगी, परिमेय संख्या। यानी यहाँ पे आपको परिमेय संख्याओं का ग्रुप देखने को मिलेगा, जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो। q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ से बात निकल के आती है कि यह तो आपके पास संख्याओं का ऐसा ग्रुप प्राप्त हुआ। जब संख्याओं का इस तरह से ग्रुप प्राप्त होता है, यानी सबसे छोटा नंबर आपका प्राकृतिक संख्या कहलाता है। फिर इससे बड़ा जब बनता है तो आपके पास पूर्ण संख्याओं का रूप बनता है। फिर इससे जब बड़ा बनता है तो पूर्णांक का रूप बनता है। जब इससे और बड़ा बनेगा तो वहीं से आपको परिमेय संख्याएं मिलने लगना शुरू हो जाएंगी। तो बात क्लियर हुई। अब देखो एक और हम छोटा सा वृत्त बनाएंगे जिसे हम अपरिमेय के अंतर्गत रखेंगे। क्या करेंगे, अपरिमेय के अंतर्गत रखेंगे। यह बेचारा अकेला रहता है, यहाँ पे आपकी अपरिमेय संख्या आती है। कौन संख्या आती है, अपरिमेय, जिसे आपके पास कड़ी में 2 हुआ, कड़ी में 3 हुआ, कड़ी में 5 हुआ, कड़ी में 7 हुआ। बात समझ में आई। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, तो आप लोग कहोगे नहीं। कहाँ से सभी कह रहा है, तो सभी में तो 0 भी आ जा रहा है, 0 को आपको नहीं लेना है। तो 0 नहीं लेना है। अगर कहता है कि क्या कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, तो आप लोग कहोगे हाँ हो सकती है। देखो जब आप बाहर से अंदर आओगे, जब आप बाहर से अंदर आओगे तो आपको क्वेश्चन में कुछ की बात आती है। समझना बात को। कहता है कि क्या कुछ परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, तो आप लोग कहोगे हाँ हो सकती। इसे आपके पास यह नंबर मिल सकता है 4/2, 4/2, 8/4, 7/14/7। यानी अगर आपके पास ऐसी संख्याओं का ग्रुप मिलता है तो आप इसे काटोगे ना, काटोगे क्या, इस तरह से काटोगे तो यह क्या हो जाएंगी, 2/2 हो जाएंगी। तो आप इन संख्याओं में आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक भी आपकी परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ से कुछ माइनस भी आएंगे, तो माइनस वाला तो आपको प्राकृतिक संख्या देता नहीं है। तो यहाँ से आपको अगर बाहर से अंदर आना है, क्या आना है, बाहर से अंदर जाना है,
तो कुछ की बात आती है, और अंदर से अगर बाहर जाना है तो मतलब कुल की बात आएगी। कुछ की बात आएगी, यहाँ पे कुल की बात है। अगर आप बाहर जाते हो तो कुल, अंदर आते हो तो कुछ। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उसी प्रकार से पूछेगा। ठीक ना, हम आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको। अच्छा, इसके बाद आपकी आती है, अब देखो दशमलव क्या होते हैं। दशमलव के प्रकार को थोड़ा सा जानना पड़ेगा, तब वहाँ से आप फाइंड कर सकते हो कि कौन सी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं, यानी कौन सा दशमलव आपको परिमेय संख्या देगा और कौन सा दशमलव आपको अपरिमेय संख्या देगा। देखो, दशमलव को जब हम पढ़ेंगे तो दशमलव के प्रकार में बात आती है दशमलव। तो दशमलव को थोड़ा सा आप लोग जानोगे, यानी जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है कि आपके पास वह संख्याएं दशमलव में भी भाग जाती है। तो कुछ संख्याएं अगर हम भाग देते हैं तो इस तरह से आती हैं। अगर हम संख्याओं को देखें तो संख्याएं कुछ रूप में जाकर, यानी जिसे आप शांत दशमलव बोलते हो, जिसे शांत बोलते हो, और यही में एक आता है अशांत दशमलव। क्या आता है? अशांत दशमलव आता है। ठीक, जब शांत दशमलव की बात आती है तो शांत दशमलव में आप लोग देखोगे कि जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं, अगर आपके पास कोई भिन्न रही होगी, मान लेते हैं 5/2 है, या आपके पास कोई ऐसी भिन्न है, जब इसको आप भाग देते हो तो भाग देने के बाद 2 दूना 4 होता है। क्या होता है? 2 दूना 4 होता है, फिर दशमलव बढ़ाओगे 2 पच्चे 10 होगा। यानी ऐसा रूप, अगर आपके पास दशमलव को ऐसा रूप मिल जाए, यानी कुछ दशमलव बाद संख्या जाके डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए, तो जब विभाजित हो जाती है तो वहाँ से आप लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हो 0.25, 0.3, फिर अगला नंबर आ सकता है, मान लेते हैं 1.6, फिर अगला हो सकता है 5, 5, 6, 7, 8, यानी इतने अंक बाद यह क्या होगी? कट गई। अच्छा, जब अशांत दशमलव की बात आती है तो अशांत दशमलव के अंतर्गत आपके पास 2 प्रकार देखने को मिलेंगे। यानी आप जब भाग दोगे तो आपके पास अशांत बोले तो कभी रुके नहीं, बोलो भाई, यानी कभी रुके नहीं। तो जब कभी रुके नहीं तो आपके पास एग्जाम्पल में इस तरह से भी हो सकता है 1.78654। यहाँ से यह भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने एक बात और क्लियर किया होगा कि जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो आपके पास इस तरह से भी देखने को मिलता है एग्जाम्पल में। जैसे आप लोग देखते हो, क्या इस तरह से आ जाता है ना, 1 दशमलव यानी 3.33। जैसे आप क्या करते हो कि 10 से अगर 3 में भाग देते हो, ठीक, तो 10 से आप 3 में भाग देते हो, 3 त्रिक के 9 करते हो, फिर एक आ गया, दशमलव बढ़ाओगे 0 होगा, 3 त्रिक के 9 करोगे, फिर एक आएगा, फिर दशमलव 0 होगा, 3 त्रिक के 9। यानी ऐसी संख्याओं का जब आप भाग देते हो तो यह कहीं पे डिवाइड नहीं करती। जब कहीं पे डिवाइड नहीं करती हैं तो इन्हीं संख्याओं के हम प्रकार को जानेंगे। इसे बोलते हैं क्या? यानी एक तो बोलेंगे अशांत अनावृत्ति दशमलव, एक होता है आपका, यहीं पे आप लोग देख लेना, अशांत आवृत्ति दशमलव। कौन दशमलव? अशांत आवृत्ति दशमलव। अब यहाँ से जो नीचे वाली बात दिख रही है, आप देख रहे हो 3 का बार बार एक ही बार क्या हुआ है? एक ही संख्या बार बार आई है। जब एक ही संख्या बार बार आती है तो इस वाली बात को आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। यानी जो यह एग्जाम्पल होगा वह अशांत आवृत्ति का होगा, और जो यह एग्जाम्पल होगा वह अशांत अनावृत्ति का होगा। यहाँ पे देख रहे हो आप, किसी भी एक संख्या का या किसी भी 2 संख्या का या किसी भी 3 संख्या का रिपीटेशन बार बार नहीं हो रहा है। तो जब रिपीटेशन बार बार नहीं हो रहा है तो ऐसी संख्याएं हमारी अशांत अनावृत्ति हो जाती हैं, और ऐसी संख्याएं आपकी अशांत आवृत्ति हो जाती है। बात समझ में आई दशमलव के प्रकार को? अच्छा, तो देखो अब आपके पास एक टॉपिक निकल के आती है कि यहाँ से कौन सी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, कौन सी संख्याएं परिमेय होती हैं। ठीक, कौन सा दशमलव परिमेय संख्या को निरूपित करता है और कौन सा दशमलव परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करता है। तो देखो जब आप P/Q के रूप में इसको लिखना चाहोगे
तो दशमलव हटाने के लिए आप 2 अंक पे दशमलव लगा है, तो यह शांत दशमलव है। तो यहाँ से जो शांत दशमलव होता है, क्या होता है, जो शांत दशमलव होता है वह आपको परिमेय संख्या परिभाषित करता है। यानी शांत दशमलव जो होता है वह आपको परिमेय संख्या परिभाषित करता है। बात समझ रहे हो? कहाँ से कि आप देख रहे हो कि 0.25 में अगर हम 100 से ऊपर नीचे भाग देते हैं, क्या करते हैं, 2 अंक पे दशमलव है तो आप 100 से भाग दोगे, तो 100 से जब भाग दोगे तो भाग पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। जब भाग पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी तो यहाँ से देखो, यानी 0 दशमलव को अगर भिन्न में बदलना चाहते हो तो कर लो भाई, ऊपर नीचे 100 से गुणा करना होगा, 2 अंक पे दशमलव है तब है ना। अब देखो दशमलव हटेगा तो 25 चौक को 100 होगा, तो यानी 1/4। तो 1/4 आपका क्या निकला, परिमेय संख्या निकली। ठीक, उसी प्रकार से अगर आपके पास क्या है 3.3 है, जब इसको आप फॉलो करोगे तो उसी नियम का, तो 100 से 10 से गुणा करना पड़ेगा। 10 से जब गुणा करोगे तो यह बात आती है 3/10 में। तो 3/10 भी आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है, दशमलव के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारा शांत दशमलव होता है वह परिमेय संख्या देता है। लेकिन और एक कंडीशन और आती है कि जो हमारा अशांत आवृत्ति वाला दशमलव होता है, कौन वाला, अशांत आवृत्ति वाला दशमलव होता है, इसको आपको इसी अगले कड़ी में हम देखेंगे कि इसको आप परिमेय संख्या में कैसे परिवर्तित करोगे। अब देखो यह वाली संख्या है, यानी अशांत आवृत्ति वाली संख्या और शांत दशमलव वाली संख्या, यह आपको हमेशा परिमेय संख्या देती हैं। लेकिन एक जो बचता है आपका यहाँ से रेड वाला, ई वाली बात, ई वाली आपके पास होती हैं अपरिमेय संख्या। एकमात्र ऐसी यह होता है जो आपको अपरिमेय संख्या देता है। यहाँ से आप लोग देखोगे कि अगर हम करणी में 2 का मान निकालते हैं तो 1.4 1 4 5 7 9 10 11 12 ऐसे आता है ना, तो वह कहीं के कटती भी नहीं है, और जब कहीं पे कटती नहीं है तो किसी भी संख्या का रिपीटेशन भी नहीं होता है। तो ठीक, आशा करते हैं आप लोगों को यह बातें समझ में आई होगी कि दशमलव के प्रकार में आप लोगों ने शांत दशमलव देखा, अशांत दशमलव देखा। जब शांत और अशांत दोनों हो गया तो अशांत के आपने 2 प्रकार देखा। तो कुछ तो भागें होती हैं कि जब आप भाग देते हो तो कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो कभी कटती नहीं हैं, कभी कटती नहीं है। तो जब कभी कटती नहीं है तो आप इसे क्या करते हो, अशांत अनावृत्ति वाला दशमलव मानते हो। ठीक उसी प्रकार से अगला नंबर आता है 3.333 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो इसे आप अशांत आवृत्ति भी बोल सकते हैं। यह भी कहीं पे कट नहीं रही है, लेकिन यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है कि एक ही संख्या या किन्हीं 2 संख्या या किन्हीं 3 संख्याओं का बार बार आना वह कहलाने लगता है आवृत्ति। अच्छा, एक और कंसेप्ट आगे मिलता है कि अब हम जानेंगे कि परिमेय संख्या यानी अशांत दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना। अशांत आवृत्ति वाले दशमलव को यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगा देंगे, अशांत आवृत्ति दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना। बात समझे? तो जब परिमेय संख्या में इसको बदलोगे तो क्या क्या बात आती है। हाँ, अब देखो आपके पास हमने कंसेप्ट सीखा कि अगर शांत दशमलव है तो उसको आप अगर 2 अंक पे दशमलव 100 से भाग देते हो, 3 अंक पे है 1000 से, 1 अंक पे है तो 10 से। ठीक, अच्छा, इस वाले बात को क्या कि आपके निकल के आती है, इसके तो कई प्रकार से देखने को मिलता है नंबर। जैसे आपके पास इस तरह से नंबर हो सकता है, 0.6 बार हो सकता है, और कुछ नंबर इस तरह से भी होते हैं 1.6 बार हो सकता है। कुछ नंबर आपके इस तरह से भी होते हैं, क्या मान लेते हैं 0.52 पर बार हो सकता है। कुछ नंबर आपके इस तरह से भी हो सकते हैं, 0.532 पर बार हो सकता है। ठीक, यानी आपके पास ऐसी संख्याओं को कह देगा, आपके सिलेबस में है 9th क्लास में कि कहता है इसको आप परिमेय संख्या बदलो, इसको आप परिमेय संख्या में, इसको और इसको, यानी ऐसे आपको एग्जाम्पल दे देगा, कहेगा कि इसको आपको परिमेय संख्या में बदलना है। तो जब इसको परिमेय संख्या बदलना है तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले नंबर को समझते हैं। यानी अगर आपके पास 0.6 है पे बार है तो उसको आप परिमेय संख्या में जब बदलोगे तो किस तरह से बदलना चाहोगे। ठीक, तो आते हैं इस पर चर्चा करते हैं, क्या बात आती है अगर हम इसको चेंज करना चाहेंगे। तो देखो क्या होता है कि सबसे पहले आप इसे लिख क्या सकते हो, मान लेते हैं
माना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मानना पड़ेगा कि माना x बराबर 0.6 पे बार। जब 0.6 पे बार है तो आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 0.66666 डॉट 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 इनफाइनाइट। बात समझे? अच्छा, यहाँ पे एक कंसेप्ट याद रखना आप लोग कि जब भी हमारे पास अगर एक संख्या पे बार है तो हम करते क्या हैं कि 10 से तब तक भाग देते हैं, यानी 10 से हम तब तक दशमलव को आगे बढ़ाएंगे तब तक कि जब तक कि दशमलव के इस साइड, यानी हम 10 से तब तक गुणा करते रहेंगे जब तक कि दशमलव का इस साइड वाला भाग आने वाले समीकरण में उस साइड के भाग के बराबर हो जाता है। समझ रहे बात को? यानी अगर आपके पास एक समीकरण यह बन गया, यानी समीकरण आपका एक हो गया। अब जो आपका अगला समीकरण बनेगा उसको हम कब तक 10 से गुणा करेंगे, कब तक 10 से गुणा करते रहेंगे, जब तक कि आपका दशमलव के तुरंत बाद वाली संख्याएं बराबर ना होने लगे। जैसे अगर हम यहीं पे अगर दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे लिखोगे, वही लिख लो भाई, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर जब गुणा करोगे तो आपके पास आता है 10x बराबर, इधर देखो जब गुणा करोगे तो एक अंक दशमलव इधर जाएगा तो यहाँ से होगा 6.666 इनफाइनाइट। बात समझे? अब देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे समीकरण, इसको मान लेते हैं 2। थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। ध्यान देने वाली बात क्या है, हमने कहा क्या कि अगर आपके पास जो x बराबर मानते हो उसका जो दशमलव के बाद वाला अंक होता है, जो अगला समीकरण बनता है उसके दशमलव के बाद वाले अंक के सभी बराबर होने लगते हैं, तो दी गया समीकरण ही क्या होता है, अब इन्हीं दोनों में से आपको घटाना होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 माइनस 1। जब 2 माइनस 1 करोगे तो क्या आता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से करोगे। तो थोड़ा सा करो भाई, तो जब करोगे तो क्या बात आती है, अब देखो 10x में से 1x जाएगा तो 9x हो जाएगा, वैसे देख लो ना, यानी 10x, यानी समीकरण 2 में से समीकरण को घटाना है तो 10x में से 1x घटाओगे तो 9x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका 6.66 है, यहाँ पे 0.66, समझ रहे हो बात को, यहाँ पे 6.66 है, यहाँ पे 0.66 है, तो क्या होता है 6 में से अगर 0 घटाते हो तो 6 मिलता है, और 6 है दशमलव के बाद है, यहाँ भी दशमलव के बाद 6 है, तो यह सब घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझे? यानी यह सब क्या मिल जाएंगे, 0 मिल जाएंगे। जब 0 मिल जाएंगे तो इनकी बात ही खत्म हो जाएगी, तो यहीं से x बराबर मिलता है 6/9 मिलता है। ठीक, जब 6/9 मिलता है इसको सरल कर दो, 3 दूना 6, 3 तरीके 9। यह आपकी जो भिन्न होती है, यह जो आपका अशांत आवृत्ति वाला दशमलव होता है उसको हम किस तरह से भिन्न में परिवर्तित करते हैं, यह नियम पता हुआ। तो जब यह नियम ज्ञात होगा तो अगला नियम हम क्या था, अगले पे हम चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है इसी पे, इसे मान लेते हैं अगर 2 अंक पे दशमलव है। ठीक, अगर 2 अंक पे दशमलव है तो इसको किस तरह से हम परिवर्तित करेंगे। देखो भाई, इसको परिवर्तित करने के लिए ठीक उसी प्रकार से नियम हम लगाएंगे। हमने इसे माना था x बराबर, क्या मानोगे, 0.332 बार होगा, तो इस वाले बार को आप हटाओगे जब तो 0.32 होगा, 32 होगा, 32 होगा, 32 होगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगी बात। ठीक, तो यहाँ से आप लोग देख रहे हो दशमलव लगा, समझ रहे हो बात को। अब क्या करते हैं, हम समीकरण इसको 1 मानते हैं। अब हमने एक बात कहा था कि आप तब तक भाग देते रहोगे जब तक आपका दशमलव की उस साइड वाली बातें दोनों आने वाले समीकरण में बराबर ना हो जाए। तो अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 10 से हम गुणा करते हैं। तो जब 10 से गुणा करोगे तो 10x आ जाएगा, इधर आपका होगा 3.3232, यहाँ पे आपका समीकरण 2 बन गया। अच्छा, अब देख रहे हो आपके पास 2 समीकरण तो मिल गया, लेकिन अब आप इससे तुलना करो। हमारे कहने का नियम क्या था कि दशमलव की इस साइड वाले अंक आने वाले समीकरण के दशमलव की इस साइड अंक दोनों अगर बराबर दिख जाते हैं तो आपकी दी गई संख्या को क्या करना होगा, वहीं पे माइनस करना होगा। ठीक,
तो देख रहे हो आप, यहाँ पे 0.3 से शुरुआत हुई है, लेकिन यहाँ पे 0.2 से शुरुआत हुई है। अभी भी अंक हमारा समान नहीं हुआ। तो जब समान नहीं हुआ फिर क्या करोगे, फिर क्या करेंगे हम, फिर 10 से आप लोग दोनों पक्ष में गुणा करोगे। तो जब फिर 10 से करोगे तो यहाँ पे आपका 100x हो जाएगा। अब इधर होगा 3 2 डॉट 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 इनफाइनाइट समीकरण आपका 3 बन गया। अब आप अगला नया समीकरण बना, समीकरण 3 और समीकरण 1। अब दशमलव के बाद देख रहे हो यह संख्याएं और दशमलव के बाद यह संख्याएं सभी आपस में क्या रख रही हैं, बराबर दिख रही हैं। तो जब बराबर दिख गई आपको, तुरंत क्या करोगे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, क्या करोगे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 1। कौन समीकरण, समीकरण 1। तो जब घटाओगे तो अब देखो यहाँ पे 100x है, यहाँ पे केवल x है, तो 100x में से 1x जाएगा तो 99x आएगा। अब देखो यहाँ पे आपका यह बड़ा नंबर है, बड़ा में से यह घटाओगे यानी समीकरण 1 से घटाओगे तो देखो इतना 32 है, क्या है 32 है। यहाँ पे पहला नंबर क्या है, 0 है, तो 32 में से 0 जाएगा तो 32 होगा। अब दशमलव के इस साइड वाले अंक सभी बराबर दिख रहे हैं, इक्वल हैं, यह भी इसके बराबर है, तो यह सब संख्याएं 0 हो जाएंगी। बोलो भाई, 0 होंगी तो इसका मतलब खत्म। बोलो। तो यहाँ से आपको दिखा कि हमारे पास जब आप दशमलव का मान निकालोगे यानी कि x का मान निकालोगे तो यह बनेगा आपका x बराबर किसके बराबर, x बराबर 32/90। बात समझे। तो यहाँ से जो यह समीकरण आपका, यह आपका इक्वेशन होगा, यह आपकी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक, बात समझ रहे हो। तो यहाँ से आपके पास इतनी टॉपिकें आपकी क्लियर हुई। जब इतनी टॉपिक क्लियर हुई तो बस थोड़ा सा आगे हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और हमारे विकास ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐप को इंस्टॉल कर लें और वहाँ से, और हाँ एक और, ये हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।